सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं अस्त। सभी राशियां होंगी प्रभावित। 28 मार्च को एक महीने के लिए मीन राशि में अस्त हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु के अस्त होने से शुभ कार्यों में लग जाएगा विराम। कुछ राशियों को रहना होगा खास तौर पर सावधान। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति 28 मार्च को अस्त होने जा रहे हैं। इसलिए अस्त होने जा रहे हैं क्योंकि वह सूर्य के बहुत करीब आ रहे हैं। हमारे सौर मंडल में जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आता है तो वह अस्त हो जाता है और उसके शुभ फलों में थोड़ा कमी आ जाती है। इसी सूर्य के नजदीक 28 मार्च को बृहस्पति आ रहे हैं और अस्त होने जा रहे हैं। मैं थोड़ा वैज्ञानिक और ज्योतिष के तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य के कारण ही ग्रह अस्त होते हैं। ज्योतिष में ग्रहों की डिग्री जब एक निश्चित बिंदु पर आकर सूर्य के समीप आती है तो ग्रहों के अस्त होने की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। ग्रहों में सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक तीव्र है। इस कारण सूर्य के समीप आकर सभी ग्रह इसके समीप आते ही अस्त होने लगते हैं। इनमें देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना ज्योतिष में बहुत मायने रखता है। बृहस्पति ग्रह को हमारे नवग्रहों में सबसे प्रतिष्ठित स्थान हासिल है। इन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। इन्हें देवगुरु का दर्जा दिया गया है। इनका स्वभाव जो है वो मंगलकारी है, इसलिए देवता भी इनके सामने अपना शीश झुकाते हैं। हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय है, सबसे ज़्यादा वंदनीय है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में तरक्की की राहें खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का और विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कारक भी माना जाता है। इन्हें दार्शनिक का दर्जा दिया गया है। देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं और जिस व्यक्ति पर ये प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति को जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश और मान मिलता है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति जो है अच्छे स्वभाव वाला, आध्यात्मिक, पारलौकिक सुख में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर वाणी बोलने वाला, चतुर, उदार और उच्च बुद्धि वाला होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर और देवगुरु बृहस्पति की चाल हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी खुशियों को, हमारी उमंगों को प्रभावित करती है, हमारे कैरियर को प्रभावित करती है, हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, हमारे सामाजिक रुतबे को प्रभावित करती है, यानी हमारे सोशल स्टेटस को प्रभावित करती है। देवगुरु बृहस्पति जब भी गोचर करते हैं तो कई राशियों के बंद पड़े भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। बृहस्पति ग्रह समय समय पर अस्त भी होते हैं, उदय भी होते हैं, वक्री भी होते हैं यानी उल्टी चाल भी चलते हैं, मार्गी भी होते हैं यानी सीधी चाल भी चलते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति को देखते हुए कुछ लोग मालामाल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशियाँ हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं। मकर राशि जो है वो इनकी नीच राशि है। अब देवगुरु बृहस्पति 28 मार्च को मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। वो 27 अप्रैल 2023 को उदय हो जाएंगे। इसी बीच 22 अप्रैल को वह अस्त अवस्था में ही मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में गोचर करने लगेंगे। बृहस्पति 28 मार्च को जब अस्त हो जाएंगे तो शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। सभी राशियां 12 की 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कुछ राशियों को खास तौर पर सावधान भी रहना होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह का अस्त होना, उदय होना, वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना, मार्गी होना यानी सीधी चाल चलना ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हर महीने कोई ना कोई ग्रह ट्रांजिट होता है, अपनी पोजीशन बदलता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन से कई शुभ योग बनते हैं, कई अशुभ योग बनते हैं। आज की मेरी ये पोस्ट देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण इस ब्रह्मांड और सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन राशियों के लिए बृहस्पति का अस्त होना शुभ नहीं है, उन्हें इससे बचाव के लिए तुरंत ज्योतिषीय उपाय कर लेने की भी सलाह दी जाती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति ग्रह का अस्त और उदय होना
वैदिक ज्योतिष में बहुत मायने रखता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जहां देवगुरु होने से सबसे अधिक शुभ है, वही वृद्धि कारक भी है। इसके अतिरिक्त संतान, धन और ज्ञान के मामले में गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बृहस्पति ग्रह का गोचर किसी भी व्यक्ति के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में विवाह, धार्मिक कार्य के कारक माने गए हैं। इसलिए जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। गुरु अस्त होकर अपना प्रभाव जो है वो सूक्ष्म कर देते हैं, न्यून कर देते हैं। इसलिए गुरु का अस्त होना सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। आज की इस पोस्ट में मैं सभी 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण पड़ने वाले प्रभाव का जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के 12th हाउस 12वें भाव में अस्त होने वाले हैं। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों को कई परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, बनते हुए कार्य रुक सकते हैं, परिवार में थोड़ा अनबन रह सकती है, आपको सेहत संबंधी कोई दिक्कत भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये 12वां भाव यानी द्वादश भाव जो है ये खर्च का स्थान भी है। तो आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है, व्यर्थ की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, पिता के सुख में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, भाग्य भी आपका थोड़ा कम साथ देगा, आपको अधिक मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है, आपको आपके प्रयासों का उचित परिणाम जो है प्राप्त नहीं होगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। दूसरी राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के लिए गुरु 8वें और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। अब वो आपके एकादश भाव में अस्त होंगे, जो इनकम का स्थान माना जाता है। इस भाव में गुरु के अस्त होने से आपको अच्छे और बुरे दोनों परिणाम मिलने वाले हैं। एक तरफ आपको स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा, दूसरी तरफ थोड़ा आपको आर्थिक दिक्कत भी हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खर्चों में थोड़ी कमी कर दें, और इस समय आपको अपने मित्रों और भाइयों से उचित मदद नहीं मिलेगी। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो सप्तम और द्वादश भाव के दशम भाव के स्वामी होकर अब दशम भाव में भी अस्त होंगे। जो 10वां घर होता है, ये हमारा राज दरबार होता है, पिता का स्थान होता है। इस भाव में गुरु के अस्त होने से आपकी उन्नति पर थोड़ा ग्रहण लग सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। गुरु के अस्त गोचर काल में आपको थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या आ सकती है। चौथी राशि जो है वो कर्क राशि है। इस राशि के लिए गुरु 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और वो आपके 9वें भाव में अस्त होंगे, जो आपका भाग्य स्थान है। आपके दुश्मन बेनकाब होंगे। अगर आप किसी नई नौकरी की कामना कर रहे हैं तो वो कामना पूरी होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और आपको यही सलाह है कि थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और वाद विवाद से दूर रहें। सिंह राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय गुरु आपके अष्टम भाव में अस्त होंगे। अष्टम भाव आयु का स्थान होता है। इस राशि के लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी आर्थिक स्थिति भी अप्स एंड डाउन आएंगे, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। कोई भी फैसला आप सोच विचार करके लें। अष्टम भाव में गुरु के अस्त होने से आपकी जो धार्मिक दिनचर्या है उस पर भी असर पड़ सकता है, थोड़ा आलस्य आपका बढ़ सकता है। प्रेम प्रसंग में असफलता लगने से आपका मन भी थोड़ा खिन्न रहेगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाने में थोड़ा मुश्किल महसूस हो सकती है। अगली राशि जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में अस्त होंगे। सप्तम भाव जो होता है वो मैरिड लाइफ हाउस होता है, और इस भाव में गुरु के अस्त होने से थोड़ा मैरिड लाइफ में तनाव संभव है। आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और आपको सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर अपनी इमेज को अच्छी बनाए रखें। यह समय आपके उच्च अधिकार जो है आपको एक नया लक्ष्य प्रदान करेंगे और आप इसे प्राप्त भी करेंगे। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अच्छी खबर है। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय गुरु आपके छठे भाव में अस्त होंगे। छठा भाव रोग और शत्रु स्थान होता है। जो थर्ड हाउस होता है वो पराक्रम स्थान होता है। छठा भाव में गोचर के दौरान
देवगुरु बृहस्पति आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। ब्याज और शेयर मार्केट का काम करने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। लेकिन जब आप अपने यात्रा पर जाएं तो अपने सामान की थोड़ा अच्छी तरह से देखभाल करें, वरना वो खो भी सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में अस्त होंगे। आपको प्रेम प्रसंग में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का स्थान भी होता है। आप पर कोई झूठा आरोप भी लग सकता है। संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार के सदस्यों का आपको ऐसा लगेगा सहयोग नहीं मिल रहा, जिस कारण आपको थोड़ा क्रोध भी आ सकता है। आप अपनी वाणी के कठोर होने से बचाएं, और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी तरह अपने मन की तसल्ली कर लें। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लोगों के लिए गुरु लगन और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। लगन हमारी पर्सनैलिटी होता है, हमारी नेचर होता है, हमारा ऑरा होता है, और फोर्थ भाव हमारी माता और सुख संपत्ति स्थान होता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में अस्त होंगे। आपको थोड़ी पारिवारिक समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर थोड़ा धन खर्च करना पड़ सकता है। थोड़ी सी थकान भी आप महसूस करेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने के लिए आपके शत्रु जो है वो सक्रिय हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने मन की बात हर किसी के साथ साझा ना करें। और अगली राशि की बात करें तो मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय गुरु आपके तीसरे भाव में अस्त होंगे। इस गोचर के तीसरा भाव जो होता है वो कॉन्फिडेंस का स्थान होता है, भाई बहन स्थान होता है, और इस गोचर के दौरान आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस करेंगे। व्यर्थ की कुछ यात्राएं होंगी जिसका कोई खास लाभ नहीं होगा। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन अपने ब्लड रिलेशंस में ना करें। इस समय विदेश में काम कर रहे जातक थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु सेकंड हाउस और 11th हाउस के स्वामी होते हैं। गुरु आपके सेकंड हाउस में अस्त होने जा रहे हैं। सेकंड हाउस जो होता है धन, कुटुंब और वाणी का स्थान माना जाता है, और इस भाव में गुरु के अस्त होने से आपकी वाणी में आप थोड़ा अग्रेसिव हो सकती है, वाणी में थोड़ा कठोरता आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के बड़े बड़े खर्च से बचें। वाहन भी सावधानी से चलाएं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन आप करवा सकते हैं। विवाहित लोग अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। और अंतिम राशि मीन राशि है। इस राशि के जातकों के लिए गुरु लगन और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय गुरु आपके लगन में अस्त होने जा रहे हैं। इस दौरान लग्नेश का लगन में ही अस्त होना थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। जो लोग किडनी और लिवर से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें रेगुलर अपना चेकअप करवाने की ज़रूरत है। आपके वर्किंग प्लेस पर आपको छोटी मोटी समस्या आ सकती है। किसी कुलीग के साथ, किसी सहकर्मी के साथ विवाद हो सकता है। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति 28 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक यानी 1 महीना अस्त रहेंगे, और उनके अस्त रहने के दौरान ही सभी 12 राशियां किसी न किसी रूप से प्रभावित होंगी। 27 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे तो वह उदय होकर हंस राजयोग बनाएंगे। ज्योतिष में हंस राजयोग बहुत ही शुभ माना गया है। गुरु उदय से बन रहा ये योग जो है कई राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस योग के बनने से कुछ राशियों को जमकर फायदा भी होगा। ऐसी भाग्यशाली राशियां कौन सी होंगी ये जानने के लिए आपको मेरी अगली पोस्ट का इंतजार करना होगा, जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। अब वो अस्त हो रहे हैं, इसलिए ये पोस्ट अस्त होकर विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के है। मैं गुरमीत बेदी, मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए।